बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन जो कल आपका पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 21 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो कुछ भी करना इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत करना। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को देखना। ठीक है, आपको आते हैं तो और बढ़िया है, नहीं आते हैं जो नहीं आता है उसकी तैयारी जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं एमसीक्यू के बारे में मैंने दो वीडियो बना दी, एक में 155 क्वेश्चन और एक में 55 क्वेश्चन की तैयारी मैंने कराई है। एक बार वन शॉट में इसको भी जरूर देखना। इसके साथ साथ ये करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर आप मेरे नंबर पे 7011912793 पर मैसेज कर लेना। 2025 का क्वेश्चन पेपर, चाहे आप बेशक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है और इसका विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगा। एक क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो ये जरूर कर लेना आप लोग। इससे क्या फायदा होगा, एक आपको एक आइडिया पता लग जाएगा। रटना नहीं है उसको, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, एक बार समझ लेना है, ये बात को समझ कर रखना। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले एमसीक्यू देख लेना है। ये 21 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं उसको देख लेना है। 2025 का क्वेश्चन पेपर देख लेना है कि क्या क्या पूछा गया था, है ना, किस तरीके से हमारी तैयारी है ये चीज। और 2024 का भी एक बार देख लेना विद सॉल्यूशन के साथ मैं दे रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप सो दिक्कत नहीं होगी। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सर तैयार कीजिए। अब ध्यान से देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट कौन से टूर्नामेंट होते हैं? ऐसे टूर्नामेंट जब दो टीमें या समझो कि जिसमें सारी टीमें जब आपस में मैच खेलती हैं तो जो टीमें हार जाती हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है इस चीज को समझिए। जैसे मान लेते हैं 13 टीम है, अब जब 13 टीम है, 13 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज मैं आपको इसको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से चीजें बनानी पड़ती है और टीचर इसी के बिहाफ पर नंबर देता है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे क्या करना है, सारा चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और यहां पर मैं एक साइड मैं खुद ऐसे करके समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा था, 13 टीमों का, है ना, नॉकआउट के हिसाब से हमें चीजें बतानी है। ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके लिख लेना है। लिख लिए, लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखना है कि ये टीम कैसे है। टीम 13 है, 13 का मतलब क्या होता है, ये ऑड है। ऑड मतलब क्या होता है, विषम है। विषम है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, इसमें फॉर्मूला लगता है n प्लस 1/2। भैया ये किस चीज के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ऊपरी टीम निकालने के लिए, है ना। ऊपरी टीम का मतलब होता है इसको सबसे पहले हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तभी जाके मैच खिला पाएंगे। तो ये n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 13 है। तो हमें क्या लिख देना है यहाँ पे 13, प्लस में क्या लिखना है 1, अपॉन में क्या लिख देना है 2। अब इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 14, बाई 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी कि अगर देखा जाए ऊपर ऊपर हमें 7 गिन लेना है, 7 के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देना है ना। देखिए 1 2 3 4 5 7, ठीक है, 6 7, यहाँ पे क्या करना है 7 के नीचे में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और नीचे कितनी टीमें आ जाएंगी, 6 टीमें आ जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब दूसरे नंबर पे काम, पहला काम तो आपने ये कर लिया, ऊपरी टीम आपने निकाल लिया। भैया निचली टीम कैसे निकलती है, तो निचली टीम जैसे आपने ऊपरी टीम निकाला है ना, इसमें आपने प्लस कर दिया तो नीचे वाले में माइनस कर देंगे, जैसे ऐसे n माइनस 1/2 यानी कि 13 माइनस 1/2, कट पिट करोगे तो 12, इसको काटोगे तो 6, नीचे गिन लीजिए कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ गया। हालांकि वैसे निकालने की जरूरत नहीं, अगर निकाल लोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, मैच खिलाना है। मैच कैसे खिलाओगे, अब देखिए ध्यान से देखिए मैच कैसे होएगा। इन दोनों में मैच करा दिए, इन दोनों में मैच करा दिए, इन दोनों में मैच करा दिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये 7 वाला बच गया, अब तो दिक्कतें आ गई। इसी के लिए एक चीज का निर्माण किया गया जिसको हम कहते हैं 22। क्या बोलते हैं, 22। अब देखिए 22 कैसे निकालता है, इस चीज को देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम कितनी है, 13 है। कहते हैं 2 को 2 से तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि 13 ना आ जाए या फिर 13 से थोड़ा सा ज्यादा ना आ जाए। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 देखिए अगर मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 रखता हूं तो
ऐसे में 13 से कम हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं 8 दूनी 16 कर देता हूं तो मतलब 13 से ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये गुणक ज्यादा अच्छा है। इट मीन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 16। 16 लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ टीम कितनी है 13, इसको क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। अब कितना निकल जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। यानी कि कुल हमें कितनी 22 देनी है, सिर्फ 3 22 देनी। कितनी 22 देनी है, 3 22 देनी है। अब इसके बाद सबसे नंबर 1 पे पहला काम ये कर दिया आपने, दूसरा काम आपने ये कर लिया। अब इसके बाद आपको 22 देनी है। 22 कैसे देंगे भाई, 22 सबसे पहले दिया जाता है इस लाइन के सबसे नीचे वाली टीम को। तो सबसे नीचे वाली टीम देखिए, ये है 13, इसको हमने क्या दे दिया, 22 दे दिया। 22 1 मिलेगा। अब इसके बाद दूसरी जो 22 दी जाती है सबसे ऊपर वाले को, सबसे कमजोर टीम को, सबसे बढ़िया टीम को। ठीक है, दूसरी 22 इधर मिल गई। अब बात करते हैं, 2 22 तो खत्म, तीसरी 22 है। तीसरी 22 कहाँ देंगे, इस लाइन के नीचे वाले को, है ना। ये हो गई आपकी तीसरी 22। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या भैया, ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं एक और 22 देना चाहूं तो किसको दूंगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो हमने 3 22 दे दिया, लेकिन सपोज करो यहाँ पे 5 22 लिखा है तो हम कैसे देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 3 के बाद चौथा जो 22 दिया जाता है यहाँ पर दिया जाता है, और 5वां 22 कहाँ दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ 3 ही 22 है, इस वजह से इसको हम कट कर देंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि कल की डेट में अगर 5 22 आ जाए या 10 22 आ जाए या कितनी 22 आ जाए तो आपको ऐसे ही देना है, पहले नीचे फिर ऊपर फिर लाइन के नीचे फिर लाइन के ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर लाइन के नीचे फिर लाइन के ऊपर, इस तरीके से 22 दी जाती है। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात, अब कर दो मैच, इन दोनों में पहला मैच, इन दोनों में दूसरा मैच, इन दोनों में तीसरा मैच, इधर मैच इधर मैच। ये हो गया पहला राउंड। क्या हो गया, पहला राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड कैसे होगा, इन दोनों में मैच होगा, इन दोनों में, इन दोनों में। ये हो गया आपका दूसरा राउंड। तीसरा राउंड कैसे होगा, इन दोनों में जो जीता रहेगा उनसे मैच हो जाएगा। चौथा राउंड कैसे होगा, इनके इनके बीच में जो जीता रहेगा वो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, अपना विजेता निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कैसे नंबर लिखोगे, इस टाइप से। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पहले दूसरे में मैच हुआ तो तीसरा जीत गया, चौथे और पांचवें में अगर मैच हुआ था तो मान लेते चौथा जीत गया, छठे और सातवें में मैच हुआ था तो मान लेते सातवां जीत गया। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों में मैच हुआ था तो 10वां, इन दोनों में मैच हुआ था तो मान लेते हैं 11वां जीत गया था। आगे तीसरे और चौथे में मैच हुआ, तीसरे और चौथे में, सॉरी, यहाँ पे पहले और तीसरे में मैच हुआ तो मान लेते हैं तीसरा, इन दोनों में मैच हुआ तो 7वां जीत गया था, इन दोनों में मैच हुआ तो 10वां जीत गया था, इन दोनों में मैच हुआ तो 13वां जीत गया था। इनमें मैच हुआ, अपने आप से एज्यूम कर लेना। ठीक है, कोई ये नहीं चेक करने वाला है कि आप किसको जिता रहे हो किसको नहीं जिता रहे हो। मान लेते हैं लास्ट में जो 10वें नंबर पे टीम था वो विजयी हो गया, यही विजेता कहलाएगा। ये निकल गया आपका 13 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें जो जो हारते गया उसको आपने पीछे खत्म कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इनका क्या महत्व है, ये देखिए, ये बेसिकली अपने राउंड शो करते हैं। देखिए टोटल राउंड कितने हुए थे, 1 2, ये 3 और ये 4। तो ये इसी चीज को दिखाते हैं, 1 2 3 और 4, ये इसी चीज को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 4 राउंड हो गए। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी, आई होप सो दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आपको बना देना है, इसी तरीके से कर देना है। ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं अभी मैंने आपको बताई है वो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। बस ऐसे ऐसे करके चीजों को निकाल देना है। राउंड 1 2 3 4, यहाँ पे विजेता घोषित कर दिया गया। यहाँ पे इसने लाइन खींच दी, सबसे पहले 22 देखिए, सबसे पहले नीचे दे दिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले नीचे 22, ऊपर इधर लाइन के नीचे। समझ में आ रही बात है, इस तरीके से कर दिया गया है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पीछे का कुबड़, ठीक है, काइफोसिस के लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय बताइए। अब पीछे का कुबड़ का मतलब क्या होता है, पीछे का कुबड़ का मतलब होता है जैसे ये नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन पीछे का कुबड़ का मतलब होता है ये इस तरीके से एस बन गया है, मतलब इस तरीके से बंदा खड़ा रहेगा ना, इस तरीके से खड़ा रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आगे आ जाएगा और ये है ना राउंड शेप में हो जाएगा। तो ये चीज लिखा हुआ है। अब कहा जाता है कि सबसे पहले लक्षण बताइए, तो लक्षण देखिए, सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा, पीठ का ऊपरी हिस्सा बाहर की ओर होएगा। पीठ का ऊपरी हिस्सा कहाँ चला गया, बाहर की ओर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंधे आगे की ओर झुके हैं, जो कंधा है ये आगे की ओर क्या है, झुका हुआ है। छाती की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, छाती की जो मांसपेशियां है ना वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, मतलब ऐसे हो जाता है। आगे झुकेगा तो ऐसे थोड़ी ना झुकेगा, ये तो ऐसे झुकेगा ना,
ऐसे ही समझो। गर्दन आगे की ओर निकल जाता है, गर्दन आगे की ओर आ जाता है, शरीर झुका हुआ सा लगने लगता है, चलने तथा खड़े होने में संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जो आगे झुका रहता है वो इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपका लक्षण है। अब सिम्टम्स आपने पता लगा लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं सुधारात्मक उपाय, क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पीछे का कुबड़ सीधा करने के लिए ऐसे व्यायाम करना चाहिए जिनसे छाती की मांसपेशियां खिंची हुई है, मतलब जो छाती की मांसपेशियां उसको खिंचा हुआ है, क्या है, खिंचाव। जैसे हम कहते हैं कि जिम में सब लोग चेस्ट मारते हैं, चेस्ट मारने के बाद ऐसे करके खड़े होते हैं ना, अकड़ कर मतलब थोड़ा सा दिखाते हैं कि हाँ भाई मैंने जिम कर रखा है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सरसाइज एक तरीके से समझो जिसकी वजह से आपका ये वाला जो एबनॉर्मलिटी है ये खत्म हो सकती है। अगला, पीठ की मांसपेशियां इससे मजबूत होती है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर आसन भी दिए हुए जिसको हमें करना चाहिए अगर इस प्रकार से चीजें हैं। जैसे जैसे सबसे पहले चक्रासन, यानी कि पीछे की ओर झुककर पूल जैसा बनना चाहिए, पीछे की ओर झुककर हमें पूल जैसा बनना चाहिए। मतलब सपोज करो जैसे ऐसा होता है ना, पीछे की तरफ जाते हैं, है ना, ऐसे इस तरीके से बनना चाहिए। भुजंगासन करना चाहिए, बेड के पेट के बल लेटकर सांस लेने की सांप की तरह सीना ऊपर करना। जैसे सपोज ऐसे लेट जाओ और जो ये चीज है इसको इस तरीके से करके देखो, है ना, ऐसे समझो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, जैसे पेट के बल लेटकर पैर तथा हाथों को ऊपर उठाना, धनुष जैसा बनाना। आगे स्विच बॉल पर पीछे की ओर मुड़ना, यानी कि गेंद पर लेटकर पीछे की तरफ मुड़ना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बटरफ्लाई रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि हाथों को पीछे की ओर फैला सकते हैं। तकिए से गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मर्जारी आसन कर सकते हैं जिसको हम कैट पोज कहते हैं। बिल्ली की तरफ पीठ ऊपर नीचे करना, मतलब इस तरीके से पीठ ऊपर नीचे इस तरीके से करना, ठीक है। ये आगे अष्टासन जिसमें घुटनों पर बैठकर पीछे की ओर झुकना। इसके अलावा अर्ध चक्रासन जिसमें हाफ व्हील पोज कहा जाता है, सीधे खड़े हो जाना और पीछे की ओर झुकना है। इस प्रकार के कुछ आसन है जिसको हम कर सकते हैं। इसमें से जो भी 3-4 आपको याद हो रहे हैं ये चीज आप लिख देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्कोलियोसिस के लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय बताइए। ये देखिए स्कोलियोसिस है, इसके क्या करना है, इसके हमें बताना है लक्षण तथा सुधारात्मक उपाय बताने हैं। इसमें सबसे पहले लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो एक कंधा ऊंचा तथा एक नीचे होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक कंधा इस तरीके से होता है, एक क्या होता है नीचे होता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, एक कूल्हा ऊपर एक कूल्हा नीचे हो जाता है, इसमें इसकी वजह से इस पे भी दिक्कत होता है, यानी कि ये कूल्हा ऊपर हो जाता है ये नीचे हो जाता है, ठीक है। शरीर का वजन एक पैर पे ज्यादा होता है दूसरे पे कम हो जाता है, शरीर सीधा ना होकर एक और झुक जाता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। अभी इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सुधारात्मक उपाय में तैराकी करनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को तैरना चाहिए, त्रिकोण आसन करना चाहिए, लटकना चाहिए, तख्त व्यायाम करना चाहिए जिसको प्लैंक बोला जाता है, प्लैंक एक्सरसाइज। ऐसे व्यायाम करना चाहिए जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला नीचे, यानी कि अगर ये समझो ऐसे है, पुष्पा वाला है ना, तो इस तरीके से अगर है तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये वाला कंधा ऐसे नीचे जाए और ये वाला कंधा ऐसे ऊपर जाए, तभी तो जाके बैलेंस बराबर होगा, नहीं तो हमेशा ऐसे खड़े रहोगे तो कैसे होगा, है ना। चलिए आगे, अगला क्या है, अधोमुक्त आसन। अधोमुक्त आसन का मतलब क्या होता है, ये वो आसन होता है जिसमें जिसमें समझो ये सपोज करो ये व्यक्ति लेटा हुआ है, ठीक है, इसमें अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों को ऊपर करेगा और इसके बल पे ऐसे बनेगा, समझो ये नीचे का फर्श हो गया, ऐसे बनेगा जिसमें आपका ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ और यहाँ पे सिर इस तरीके से करके, है ना, ये दोनों समझो कि ये जब अपना हिप है वो नीचे रहेगा और दोनों पैर ऊपर रहेगा, गर्दन ऊपर रहेगी, दोनों हाथ ऊपर रहेगा, इस तरीके से वी आकार में बनेगा, इसी को कहते हैं अधोमुक्त आसन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए खेलों में भागीदारी के सामाजिक लाभ बताइए, यानी कि महिलाएं जो है खेलों में भागीदारी अगर लेती हैं तो इसके क्या लाभ होते हैं।
तो सबसे पहली चीज क्या है, इससे सामाजिक फायदे होते हैं, जैसे मिलजुल कर काम करना सीख जाती हैं, बात करने का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अच्छे रिश्ते बनते हैं, आप दूसरों से टॉकिंग करोगे, बात करोगे, अच्छा है ना, आप उनको कुछ सिखाओगे, वो आपको कुछ सिखाएंगे, इस प्रकार की चीजें होंगी, सहयोग करना आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आसान शब्दों में अगर मैं बात करें तो खेल महिलाओं को आत्मविश्वासी बनाते हैं मिलकर, ठीक है, मिलनसार बनाते हैं, यानी कि आपस में मिलना जुलना सिखाते हैं, और साथ ही साथ मददगार बनाते हैं। तो ऑल ओवर अगर कहा जाए तो महिलाओं के लिए खेलों में भागीदार होना ये बहुत ही ज्यादा, है ना, लाभदायक होता है। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, वीडियो में बने हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या लिखा है, उच्च रक्तचाप के निवारण में आसन बताइए। किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, अब ऐसे में उसको क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो पाए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हाई बीपी के कई सारे कारण है, पहले कारण की बात कर लेते हैं, फिर इसके निवारण की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मोटापा, व्यायाम की कमी होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। धूम्रपान तथा शराब की बात करें, जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, शराब पीता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज्यादा नमक तथा वसा वाला चीज खाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मानसिक तनाव अगर होगा, मानसिक तनाव का मतलब क्या होता है, दिमागी रूप से तनाव अगर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, मतलब शुगर है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसे नियंत्रित करने के लिए योगासन बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, सबसे पहले शवासन कर सकते हैं। शवासन का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से व्यक्ति लेटा हुआ है, दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे खोल दिया है, और दोनों पैरों को भी इस तरीके से खोल के रखेगा। ठीक है, जमीन पर पीठ के बल पे लेट जाए, दोनों पैरों को ढीला कर दे, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ी दूर रखे, और उंगलियां ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, यानी कि उंगलियों को ऐसे नहीं कर देना, ऐसे करके छोड़ देना है ना, ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, आंखें बंद करें तथा सिर्फ सांस पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि देख भी रहे हो, ऐसा नहीं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लाभ की अगर मैं बात करूं, इससे तनाव कम होता है, दिमाग शांत होता है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है, लिखा है कि खेलों में समावेश के अवधारणा लिखे। समावेश का मतलब होता है इंक्लूशन, मतलब क्या होता है इसका, विशेष जरूरत वाले बच्चे जैसे विकलांग बच्चे होते हैं भी सामान्य बच्चों की तरह एक ही कक्षा तथा गतिविधि में शामिल हो। यानी कि ऐसा है कि जैसे हमारे स्कूल में जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई विकलांग भी बच्चा हो तो उसको भी उसी के साथ बैठाकर पढ़ाना चाहिए। इसकी वजह से उस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये नहीं कि उसके लिए एक स्पेशल क्लास रख दो, उसको अलग कर दो समाज से, तो फिर उसके अंदर भी एक नेगेटिविटी आएगी कि भैया हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, या फिर हम उस लायक नहीं है ना, तरह तरह की चीजें। तो समावेशी करने का मतलब बहुत ही ज्यादा वो है कि जिसमें बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना जिसमें नॉर्मल बच्चों को रखा जाता है, उसमें उसी को भी रखना। सब बच्चों को पढ़ने खेलने का सीखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर थोड़े बदलाव, जैसे कि आसान तरीका, मदद, ये सब चीज करना। इसके साथ साथ जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते था लिखते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, वे एक दूसरे से समझना था, सहयोग करना सीखते हैं, है ना, ताकि उनको भी हेल्प करना एक आ जाए। आगे बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, शारीरिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन में शामिल होने से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे लाभ मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले शारीरिक शिक्षा यानी कि खेल कूद तथा व्यायाम सभी बच्चों के लिए जरूरी है, खासकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिसको CWSN के नाम से जाना जाता है। इससे उन्हें दिमागी तथा शारीरिक दोनों तरफ से फायदा होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन वाले जो फिजिकल एजुकेशन में शामिल होने से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर खासा ध्यान दिया जा सकता है, और इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लाभ भी होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिवार की इसमें क्या भूमिका होना चाहिए, परिवार बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि खुद से बढ़ावा देता है, ताकि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा आए कि हाँ मुझे ये चीज करना चाहिए। जब परिवार बच्चे को प्यार करता है, बराबरी का माहौल देता है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। ठीक है, खेलों से बच्चों का स्वास्थ्य और साथ ही साथ उसका हमेशा, है ना, खुशी जैसा मन बना रहता है। माता पिता को बच्चों की ताकत और रुचि को पहचानना चाहिए, सही दिशा में मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। अगला क्या है, विद्यालय की बात कर लेते हैं। जैसे
विद्यालयों की क्या भूमिका होती है, जैसे स्कूल खेल और गतिविधियां रोजमर्रा की पढ़ाई के साथ करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये विद्यालय की भूमिका है कि बच्चों को स्कूल में खेल तथा गतिविधियां करानी चाहिए, जिसकी वजह से पढ़ाई के साथ साथ वो खेलों में भी ध्यान दे पाए। शिक्षक खास करके बच्चों के लिए खेलों को आसान और मजेदार बनाए, यानी कि ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड बना दो और बच्चे उस चीज को कर ही ना पाए। ठीक है, अगर कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक अलग चीज बनाओ ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके काम करे। ठीक है, आगे स्कूल बच्चे को स्पेशल ओलंपिक्स तथा पैरालंपिक्स जैसे खेलों तक पहुंचाने में मदद करे। खेल प्रतियोगिताएं उत्सव कराएं ताकि बच्चों के अंदर एक उत्साह बढ़ सके। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो कई संगठन खास करके बच्चों के लिए खेलों को बढ़ावा देते हैं। ये संगठन खिलाड़ियों तथा कोचों को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बच्चे जोन जोन लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलों में भाग लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर बच्चों की बात करा जाए तो परिवार साथ देता है, स्कूल साथ देता है, ऑर्गेनाइजेशन साथ देता है, तो बहुत अच्छा कर पाते हैं। और कई सारे बच्चे को यही नहीं पता होता है कि आखिर हम ऊपर कैसे जाएं, तो ऐसे में क्या होता है, ये परिवार, संगठन, स्कूल ही बताते हैं कि आप किस तरीके से चीजें कर सकते हो और किस तरीके से आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलिए, बाकी वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, जिनको हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, इनके लिए शारीरिक प्रक्रियाओं के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है, शारीरिक सुधार। इनकी शारीरिक सुधार आती है, जैसे सिर्फ सुनते रहना, अगर वीडियो क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही हो तो सिर्फ सुनना। क्या पहला, एकाग्रता में सुधार होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, लचक में सुधार आता है, शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ सहनशीलता में सुधार आता है, हृदय संबंधी सुधार आता है, मोटापे से पीड़ित होने के संभावना कम हो जाती है, और इसके साथ साथ अच्छी शारीरिक पुष्टि हो जाती है, और जोड़ों की सूजन कम हो जाती है, और तांत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार आ जाता है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए शरीर से रिलेटेड सुधार आ जाता है। मानसिक सुधार में जैसे व्यक्ति का मनोदशा सुधर जाता है, सुयोग्यता में सुधार आ जाता है, और कोई दिक्कत है, कोई चिंता है, परेशानी है तो उसमें है ना वो हो जाता है, मतलब उसमें कमी आती है। आत्मसम्मान बढ़ने लगता है, जिससे स्वयं क्षमता में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, जिसमें बीमारी होने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ साथ व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलने लगता है। सामाजिक लाभ की अगर मैं बात करूं तो नए अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, नए दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, आजादी का ठीक है अनुभव होने लगता है। इसके साथ साथ दोषारोपण से बचाव हो सकता है। इट मीन्स अगर कहा जाए तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक प्रक्रियाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी शारीरिक सुधार होती है, मानसिक सुधार होती है, आत्म सुधार होती है, व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक लाभ भी मिलता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रिया का निर्धारण करने की रणनीति बनाइए, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको अगर हमें शारीरिक क्रिया करवानी है तो इसके लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या रणनीतियां बनानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। पहले बच्चों की सेहत की जांच, अक्षमता की जांच, डिसेबिलिटी की स्तर की जांच करानी चाहिए, डॉक्टर उस चीज को चेक करता है। इसके बाद पहला अनुभव, यह देखना चाहिए कि बच्चे ने पहले कौन से खेल खेले हैं ताकि उसके लिए सही गतिविधि चुन सके। जैसे छोटे में बच्चा क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, फुटबॉल में इंटरेस्ट लेता है, मान लो तो दौड़ने में इंटरेस्ट लेता है, तो उसी के बिहाफ पर यह समझ में आने लगता है कि हाँ इस बच्चे का जो रुचि है ये किस चीज में है। ठीक है, साथ ही साथ रुचि की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट की, बच्चे की पसंद खेल चुनना चाहिए ताकि वो मजे से भाग ले सके। क्षमता की बात कर रहे हैं यानी कि एबिलिटी की, तो बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक ताकत के हिसाब से गतिविधियां तय करनी चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है और कितना वो योग्य है। अगला क्या है, रूपांतरित उपकरण, यानी कि खेलों के लिए जैसे उपकरण हो गए, गेंद, बैट, नेट, बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। अगला क्या है, उपयुक्त वातावरण, क्योंकि इन्वायरमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खेल का मैदान या फिर जगह सुरक्षित तथा आरामदायक होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर सभी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, बदलते हुए नियम, जैसे खेलों के नियम आसान होने चाहिए ताकि बच्चे की क्षमता के अनुसार चीजें हो सके। अगला क्या है, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन, बच्चों को दिए गए निर्देश उसकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अगर बच्चा देखने में कमजोर है तो निर्देश सुनने वाला होना चाहिए, यानी कि देख नहीं सकता तो कम से कम सुन सके।
अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके कार्य को बताइए। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 1 + 2 = 3, यानी कि एक नंबर तो आपको मिल जाएगा संतुलित आहार किसे कहते हैं ये बताने में, और इसके साथ साथ इसके कार्य बताना है तो इसका मिल जाएगा आपको 3 नंबर। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले संतुलित आहार। बैलेंसेबल डाइट क्या होता है, बैलेंसेबल डाइट ऐसा डाइट होता है जो हमारे जो भूख है हमारे शरीर के लिए जो बिल्कुल बैलेंस हो, बराबर हो, संतुलित रूप में है, उसी को बैलेंसेबल डाइट कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज हो, पानी हो, फाइबर हो, हर एक चीज अच्छे मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। इसके कार्यों की बात करें, फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले यह हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है, यह हमारे शरीर को बढ़ावा देता है, विकास में मदद करता है, शरीर के सभी अंगों को ठीक ढंग से काम करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या है, शरीर के टूटे फूटे हिस्सों को मरम्मत कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति जाता है जिम करके आता है, जिम करके आने की वजह से उसका जो टिश्यूज होता है ये सब फट जाता है, तो इसकी वजह से उसको अच्छा डाइट चाहिए जिसकी वजह से वो चीजों को रिपेयर कर पाए। आगे बीमारियों से बचाव के लिए, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य इससे अच्छा हो जाता है, शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे सही होने लगता है, शरीर का वजन सही हो जाता है, इससे ज्यादा से ज्यादा काम होने लगता है और इसकी वजह से हमारे अंदर ताकत भी बनी रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, संतुलित आहार को निर्धारित करने के समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब कोई बैलेंस वाला डाइट आप बना रहे हो तो ऐसे में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो बड़े होते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट अलग होता है, जो छोटे होते हैं उनके लिए उनके अकॉर्डिंग होता है, मतलब सबके लिए अलग अलग अकॉर्डिंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, पहली चीज उम्र देखा जाता है। क्या देखा जाता है इसमें, उम्र। दूसरे नंबर पे लड़का था लड़की, यानी कि जेंडर के हिसाब से चीजें होती हैं। जैसे छोटे बच्चों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, वे अच्छे से उस चीज को कर सकते हैं। बुजुर्गों को हल्का खाना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन तथा खनिज को लेना चाहिए। इसी प्रकार से लड़के तथा लड़कियों के हिसाब से अलग अलग होता है। लड़कों को थोड़ा ज्यादा खाना होता है, यानी कि कैलोरी मिलती ज्यादा लेनी चाहिए, लड़कियों को थोड़ा कम कैलोरी की जरूरत होती है। काम की अगर मैं बात करूं, वर्क एक्टिविटीज की, जो लोग बहुत मेहनत वाले काम करते हो जैसे कि मजदूर होते हैं, उनको ऊर्जा वाला खाना खाना चाहिए, इसको से उनको ज्यादा ऊर्जा मिले। इसके अलावा वो लोग जो कि ज्यादा नहीं चल फिर पाते हैं, उनके लिए कम कैलोरी वाला खाना भी चल सकता है। ठीक है, नहीं तो ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो इसका मतलब यही है कि फिर वेट बढ़ेगा। इसके साथ साथ शरीर के वजन के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। अब व्यक्ति एक बहुत ज्यादा मोटा है तो मतलब क्या है, उसको और मोटा करने के लिए और खाना देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल बैलेंस डाइट करने के लिए, है ना, मतलब डाइट बैलेंस करने के लिए चीजों को ऐसा करना चाहिए। मोटे लोगों को रेशेदार यानी कि फाइबर वाला खाना देना चाहिए, जैसे सलाद हो गया, फल हो गया। दुबले पतले लोगों को ताकत वाला खाना देना चाहिए, जिससे प्रोटीन इत्यादि। खेल कूद की अगर मैं बात करूं, जो व्यक्ति खेलों से रिलेटेड है, जो बच्चे दौड़ते हैं कूदते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा वसा वाला खाना देना चाहिए। और जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई, साथ ही साथ दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होंगी, इनके लिए अगर देखा जाए तो एक अलग से प्रोटीन डाइट बनता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें होनी चाहिए। अब ऐसे लोग जो कि बीमार हैं, यानी कि ड्यूरिंग द इलनेस और इंजरी में, तो बीमारी या फिर चोट लगे तो लोगों को अच्छा और ताकत देने वाला खाना खाना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो इसका मतलब यही है कि जब हम बैलेंसेबल डाइट बनाते हैं तो इसी हिसाब से हमें खाने को, है ना, अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि सबके लिए सही हो पाए। इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान देना चाहिए, मौसम का। मौसम का खासा रोल होता है, क्योंकि देखो मौसम के अकॉर्डिंग आप चीजों को करोगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ठंड के समय में या समझो बरसात के समय में, अलग अलग टाइप्स के जो मौसम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें खाना देना चाहिए। जैसे जैसे गर्मी की अगर मैं बात करूँ तो क्या गर्मी में एकदम वो वाला खाना बना दो जिसकी वजह से पेट खराब हो जाए, नहीं, गर्मी में हल्का खाना होना चाहिए और ठंड में वैसा वाला खाना होना चाहिए। जैसे क्या लिखा है, ठंडी जगहों पर रहने वाले तला भुना था गर्म खाना खाते हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले जो है हल्का खाना था पानी वाला खाना खाते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, खाद्य असहिष्णुता, जिसको हम बोलते हैं फूड इनटॉलरेंस, के कोई दो कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, खाद्य असहिष्णुता क्या होता है, इसका मतलब होता है खाने के अंदर कुछ ना कुछ कमी होना। तो खाद्य असहिष्णुता तब होता है जब हमारा जो शरीर है कुछ खास चीजें नहीं पचा पाता, इसकी वजह से हमें फूड इनटॉलरेंस हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले एंजाइम की कमी होना,
उसके अलावा कुछ रसायनों से परेशानी, फॉर एग्जाम्पल जैसे एंजाइम की कमी होने का मतलब क्या हुआ, जैसे दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज कम हो जाता है, इसकी वजह से पेट दर्द हो जाता है या फिर गैस बन जाता है। इट मीन्स दूध नहीं पच पाता है, इसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। कुछ रसायनों से परेशानी, जैसे कुछ खाने की चीजों में मौजूद जो रंग होते हैं, जो गंध होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो शरीर में सूट नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमें फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें थोड़ी सी पैदा हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, वजन नियंत्रण करने के लिए किए जाने वाले कारकों की सूची बनाएं। सबसे पहली चीज देखिए, वजन अगर कम करना है तो सबसे पहले संतुलित आहार होना चाहिए, रोजाना व्यायाम होना चाहिए, समय पर खाना होना चाहिए, जंक फूड का मीठा कम खाना चाहिए और साथ ही साथ खूब पानी पीना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, अपना वजन कम हो सकता है। आगे बात करते हैं, डाइटिंग के नकारात्मक प्रभाव बताइए। कई लोग डाइटिंग पे चले जाते हैं, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये सारे चीज करते हैं। तो देखिए इसके क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। डाइटिंग मतलब बहुत कम खाना, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले शरीर को जो जरूरी पोषक तत्व वो भी नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता नहीं कि लोग पानी पी के रह जाते हैं कि नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा वजन है, ऐसा करके, जो कि सेहत के लिए खराब है ना। कमजोरी तथा थकान लगने लगती है, ध्यान लगाने में दिक्कतें आ जाती है, पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि भोजन असहिष्णुता तथा खाद्य मिथकों के बीच में क्या अंतर है। भोजन असहिष्णुता का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे खाद्य होते हैं जिसको हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, और खाद्य मिथक का मतलब होता है कि खाने को लेकर जो नकारात्मक चीजें समाज में चल रही है। जैसे लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तो ये खाद्य मिथक है, मतलब झूठा चीज है। क्या लिखा है, भोजन असहिष्णुता का मतलब होता है यह एक शारीरिक समस्या है, जैसे किसी को दूध नहीं पचता है, ये उसकी शारीरिक चीजें हैं। लेकिन खाद्य मिथक की अगर मैं बात करूं तो खाद्य मिथक का मतलब होता है यह सिर्फ गलत अवधारणा है, जैसे दूध मछली साथ में खाने से दाग हो जाता है। इसके अलावा जबकि सच ये नहीं है, असली सच असली एक असली समस्या होती है, दूसरी सिर्फ अफवाही होती है। यानी कि कहा जाए तो ऐसे में एक असली होती है, दूसरी सिर्फ अफवाह होती है। क्या असली होती है, क्या अफवाह होती है, यानी कि जैसे किसी को दूध नहीं पचता, ये उसकी असली चीज है, लेकिन मछली और दूध एक साथ नहीं खाना, ये खाद्य मिथक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वस्थ वजन की व्याख्या कीजिए तथा उसके कारकों पर चर्चा कीजिए। देखिए स्वस्थ वजन की अगर मैं बात करूं, स्वस्थ वजन वो होता है जिसमें हमारा उम्र, कद तथा शरीर के अनुसार ठीक हो, ज्यादा ना हो या ज्यादा कम ना हो। यानी कि कहा जाए एक ऐसा वजन जो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, हमारे उम्र के अकॉर्डिंग, हमारे हाइट के अकॉर्डिंग, है ना, मैच करना चाहिए। जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम होना चाहिए, नींद तथा आराम होना चाहिए, तनाव होना चाहिए, तनाव से इसमें दूर रहना होता है। इसके अलावा खूब ज्यादा, है ना, खूब पानी पीना चाहिए। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस प्रकार का आहार स्वास्थ्य वजन बनाए रखने में मदद करता है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। डाइटिंग के नकारात्मक प्रभाव, जो कि हमने ऊपर ही समझ रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। स्वस्थ वजन के लिए सबसे पहले चीज, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, फाइबर हो। रोज फल खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, थोड़े से मेवे भी खाने चाहिए। तला भुना तथा जंक फूड कम खाना चाहिए। डाइटिंग के नुकसान में अगर मैं बात करूं, जैसे शरीर कमजोर हो जाता है, थकावट, चक्कर, ध्यान लगाने में कमी हो जाती है, लंबा समय भूखा रहने से बीमारी भी बढ़ जाती है ना, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं खेल कूद में आहार का महत्व। आहार के क्या महत्व होते हैं, ध्यान से देखिए। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा ताकत व ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें खास तरीके का खाना खाना चाहिए। यानी कि ऐसे लोग जो कि खेलों से रिलेटेड है, ठीक है, उनको ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसे में उनको खास तरीके के खाने की जरूरत होती है, इनके लिए अलग से डाइटिंग होती है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, खिलाड़ियों को ताकत तथा ऊर्जा इससे मिलती है, शरीर की बनावट जैसे मांसपेशियां इत्यादि मजबूत होती है। खेलों से पहले, खेलों के समय, खेलों के बाद खाना खाने से अच्छा प्रदर्शन होता है। जैसे देखते हो ना, क्रिकेट लोग खेलते हैं तो बीच बीच में खाने के लिए, पीने के लिए आते रहता है, इसके से उनकी एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। खिलाड़ी वजन कम या फिर ज्यादा करना चाहते हो तो सही खाना उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। कुछ विशेष पोषक तत्व प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं। खेलते समय पसीने से पानी निकलता है, जिसकी वजह से पानी तथा नमक जैसे पदार्थ की जरूरत होती है, इसी वजह से हमें खाते पीते रहना चाहिए। अच्छा खाना शरीर को सेहतमंद बनाता है और खेलने के लिए तैयार करता है, और जल्दी से जल्दी रिकवरी भी करता है, अपने आप को ठीक रखता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षमता वाले मैचों में वर्गीकरण तथा विभाजन के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, वर्गीकरण और विभाजन कई लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये एक नहीं है। विभाजन का मतलब होता है बांट देना, जबकि वर्गीकरण का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से चीजों को डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 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 ऐसे आप समझ सकते हो, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। मैंने कहा दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो आपने क्या किया, 5 को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया। इसको कहते हैं विभाजन। मतलब क्या किया आपने, दो हिस्सों में तोड़ दिया, विभाजन हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वर्गीकरण क्या होता है, तो वर्गीकरण का मतलब होता है, मैंने कहा कि इसको वर्गीकरण कर देंगे। तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि भैया 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में हो सकता है कि 4 लड़के हों, 5 लड़कियां हों, या फिर 6 लड़कियां हों, 4 लड़के हों, इस प्रकार से हों। तो आपको वर्गीकरण अगर कोई कहे, तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि उनकी जेंडर के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको अलग करना, ठीक है, उस हिसाब से टीमों को डिवाइड करना। लेकिन विभाजन का मतलब होता है सीधा विभाजित कर दो, दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, है ना, इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिएगा, वर्गीकरण पैरालंपिक और पैरा एथलीट से जुड़ी एक समूहीकरण प्रक्रिया है। पैरालंपिक द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के अक्षमताओं के आधार पर एथलीटों को श्रेणियों में बांट दिया जाता है, यानी कि अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से चीजों को, मतलब उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जबकि विभाजन में अगर मैं बात करूं, विभाजन विशेष पैरालंपिक से जुड़े हुए समूहीकरण की प्रक्रिया है। विशेष ओलंपिक की विभाजन प्रक्रिया एथलीटों को उनके कौशल स्तर के ध्यान को के आधार पर उनको कौशल स्तर पर सामूहिकृत करने की एक प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, यानी कि इसमें क्षमता के हिसाब से किया जाता है और इसमें प्रदर्शन के हिसाब से कि भाई ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको अलग कर दो। जैसे 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 आपने क्रिकेट में देखा होगा कि अच्छी अच्छी टीमें और नॉर्मल नॉर्मल जो टीमें होती हैं, सबको अलग अलग कर दिया जाता है ताकि सबको एक मौका मिल पाए, सब अच्छे से वो कर पाए, है ना, ऐसे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट में क्या अंतर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एक बार अगर कोई हार गया तो उसको बाहर कर दिया जाता है, जबकि लीग टूर्नामेंट में मौका मिलता है, ठीक है। देखिए जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अभी क्या, अभी जैसे आप वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो 8 टीमें जब सेलेक्ट कर ली जाएंगी, 8 टीमें, तो उसके बाद नॉकआउट का मैच चलेगा, मतलब जो जो हारते जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। जबकि लीग टूर्नामेंट जैसे हमारा आईपीएल होता है ना, आईपीएल में जिस तरीके से चीजें होती है, सबको मौका मिलता है हर टीमों से खेलने के लिए, तो होता है अपना लीग टूर्नामेंट। देखिए ध्यान से, नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार जब टीम हार जाती है तो उसे उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, और लीग टूर्नामेंट में समाप्त होने से पहले टीमों को कई सारे मौके मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। ये टूर्नामेंट बहुत ही किफायती होते हैं क्योंकि इसमें विजेता को जल्दी घोषित किया जाता है। इसमें बहुत कम समय लगता है खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। कई मौके, मतलब उतने ज्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन जो मिलता है ठीक मिलता है। लीग टूर्नामेंट काफी महंगे होते हैं क्योंकि कई बार कराने पड़ते हैं, ज्यादा कराने पड़ते हैं। लीग टूर्नामेंट अधिक समय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने में कई मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, खेलों में आक्रामकता के 3 प्रकार बताइए। देखिए आक्रामकता का मतलब क्या होता है, एग्रेशन। एग्रेशन मतलब जैसे गुस्से में आ जाते हैं लोग, इसको कहते हैं एग्रेशन। तो पहला होता है, एक होता है शत्रुतापूर्ण अग्रेशन। मतलब क्या होता है, जिसमें जानबूझकर पंगे लिए जाते हैं। जब कोई खिलाड़ी जानबूझकर दूसरे को चोट पहुंचाता है, ठीक है, उसे कहते हैं शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। इसमें गुस्सा तथा बदले की भावना होती है, उदाहरण के लिए किसी को जानबूझकर धक्का मारना, ये सब चीजें आती हैं। अगला होता है सहायक। सहायक में देखिए सहायक आक्रामकता क्या होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जिसमें जब खिलाड़ी सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है लेकिन अचानक गलती से किसी को चोट लग जाता है, ठीक है, उसमें इसका कोई इरादा नहीं होता है चोट पहुंचाने का। उदाहरण के लिए फुटबॉल लेने के चक्कर में किसी से पैर लग जाना, इसको हम कहते हैं सहायक, यानी कि यांत्रिक आक्रामकता कहते हैं। एक में जानबूझ के होता है, दूसरे में गलती से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, एक होता है मुखर व्यवहार, जिसमें बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। जब खिलाड़ी नियमों के अंदर रहकर खेलता है और पूरा जोर लगाता है लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, यह सही तरीका है। इसमें असली खेल भावना आती है। जैसे गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल शांत रहो, कोई नहीं, अपना खेल प्रदर्शन से दिखाओ, ठीक है, ऐसा। उदाहरण के लिए जैसे रग्बी या फिर कबड्डी में पूरी ताकत से खेलना लेकिन नियमों का पालन करते रहना, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक लास्ट हम देख लेते हैं आसन संबंधी विकृतियों के बारे में। देखिए आसन संबंधी विकृतियां कैसे होती है। सबसे पहले
सबसे पहले चीज विकृतियां होते हैं जिसमें चपटे पैर होते हैं, फ्लैट फुट जिसको कहते हैं, घुटने का टकराना ये भी एक प्रकार की विकृति है, जैसे धनुषाकार टांगे, है ना, टांगे इस तरीके से हो जाना, सॉरी बो करके, है ना। और नौकनी में क्या होता है, इस तरीके से हो जाता है, ये दोनों घुटने एक में टच होने लगती हैं। इसके साथ साथ और क्या होता है, गोल झुके हुए कंधे हो जाते हैं। इसके अलावा स्पोलियोसिस हो जाता है, स्पोलियोसिस में जिसमें हड्डियां इस तरीके से सी हो जाती हैं, सी बन जाती हैं, एस बन जाती हैं। आगे की ओर कुबड़ हो जाता है और पीछे की ओर जो कुबड़ हो जाता है, इसी ये आसन संबंधी विकृतियां हैं। इसके साथ साथ ये चीजें ओवर हो गई, टोटल 21 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, वो क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 7011912793 पर मैसेज कीजिए, यहाँ से आप लोग पीडीएफ लीजिए, है ना। किस चीज का पीडीएफ, 2025-2024 का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था उसका पीडीएफ मेरे से लीजिए, उसका सॉल्यूशन लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करना, अच्छे से करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, इस बात को याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।